दोस्तों अभी तक वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अभी तक हम इंडियंस कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और मैंने आपको ये भी थोड़ा सा बताने का ट्राई किया था कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आज मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रिस्क देखना चाहिए और रिस्क के बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी मार्केट में कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। मैं जगदीप सिंह स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। और डेट म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से उनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड मेनली दो तरह के होते हैं। पहला जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम डेट म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, और सेकंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन डेट के बारे में लोगों में बहुत कम नॉलेज होती है। तो सबसे पहले आज हम डेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होराइजन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना चाहिए कि डेट क्या होता है और डेट कैसे काम करता है। अब आपने लोन तो कभी ना कभी लिया होगा या आपने कभी ना कभी किसी को पैसा दिया होगा। तो डेट बिल्कुल ऐसे काम करता है कि जब एक किसी कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो एक पार्टी से पैसा लेती है। मान लो एक कंपनी ने 100 रुपीज़ लिए, तो वो डेट लेने के बाद कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनको इंटरेस्ट पेमेंट करती है और एक टाइम के बाद पूरे का पूरा 100 रुपीज़ उनको वापस दे देती है। अब यहाँ पे कैटेगरीज कहाँ पे निकल के आती हैं कि वो कंपनी एक महीने के लिए भी पैसा ले सकती है, एक साल के लिए भी पैसा ले सकती है, 5 साल के लिए भी पैसा ले सकती है और 10 साल के लिए भी पैसा ले सकती है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है और उसने कितने टाइम होराइजन के लिए आगे इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को लेके, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल टर्म्स में फिर से समझाता हूँ कि जो डेट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी कैटेगरीज कैसे बनती हैं। तो आपको किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम बस ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड ने कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है और कितनी ड्यूरेशन के लिए किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है जो अलग अलग टाइप के डेट फंड्स के बारे में बताती है कि ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये किन के लिए सही है म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये कैसे काम करता है, ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कब ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है। दोस्तों सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो होते हैं ओवरनाइट फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ एक दिन की होती है, मतलब कि ये सिर्फ एक दिन के लिए लैंडिंग करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स जितनी लंबी मैच्योरिटी के होते हैं उतना ज़्यादा रिस्क होता है और जितनी कम मैच्योरिटी होती है उतना कम रिस्क होता है। जैसे कि अगर मैं ओवरनाइट फंड्स की बात करूं, ये सिर्फ ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी एक दिन की होती है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है बट रिटर्न भी वैसी ही होती है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो इनकी रिटर्न 6% से ऊपर है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशो की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत कम होती है। तो ओवरनाइट फंड किसके लिए अच्छे हैं? अगर कोई इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसा जो बहुत कम रिस्क लेना चाहता है और 7 दिन से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके लिए ओवरनाइट फंड बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं तो हम रिस्क भी कम लेना चाहेंगे, तो उस केस में हमें इन म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो आगे 3 महीने के लिए लैंडिंग करती है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डिफरेंस फिर से समझाता हूँ कि ओवरनाइट फंड के केस में वो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते थे जो एक दिन के लिए लैंडिंग करती थी, लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में वो ऐसे डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि 90 डेज़ के लिए डेट देती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है थोड़ा सा लेवल ऑफ रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो ये लिक्विड फंड किसके लिए सही है? अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं और आपको अच्छी रिटर्न नहीं दे रहे और आपने एफडी भी करवाई है, लेकिन एफडी में भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन है कि आप एफडी को पहले ब्रेक नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को लिक्विड फंड में पार्क करें। क्योंकि अगर आप लिक्विड फंड में अपना पैसा 7 दिन से ज़्यादा के लिए रखते हैं तो आपको कुछ भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता और आपको रिटर्न भी मोस्ट ऑफ द टाइम एफडी से ज़्यादा मिल जाता है। और कुछ लिक्विड फंड्स में तो आजकल इंस्टा रिडीम का भी ऑप्शन आ गया है कि आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एक लिमिट तक। चलिए अब बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड और लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड के बारे में। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीने तक की होती है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैच्योरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फंड, तो थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है और कई बार आपको रिटर्न भी थोड़ी अच्छी मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड की, तो वो ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 6 से 12 महीने होती है। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे करके आपकी मैच्योरिटी बढ़ती रहती है, आपका रिस्क बढ़ता रहता है। अगर आपका रिस्क बढ़ता रहता है तो आपको रिटर्न थोड़ा सा हाई मिलने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो एक ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी कुछ सालों में होता है। शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी 1 से 3 साल तक होता है, और मीडियम टर्म म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका मैच्योरिटी 3 से 5 साल तक का होता है। तो मैच्योरिटी जैसे बढ़ा, रिस्क बढ़ा तो आपके रिटर्न के चांसेस बढ़े। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से आप ये पूरी लिस्ट में चूज़ कर सकते हैं कि आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करता है, और वैसे आप रिटर्न को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब डेट म्यूचुअल फंड की बात चली है तो मैं आपको एक बहुत स्पेशल म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं जिसको हम गिल्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अगर मैं फुल फॉर्म में बात करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो कि जैसे कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वैसे ही गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो कई बार वो पैसा मार्केट से आके लेती है और वो गवर्नमेंट अपने अलग अलग लेवल्स पे आके पैसा मांग सकती है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं। और बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो जाके इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं गिल्ट फंड की बात करूं तो लास्ट 6 से 12 महीने में गिल्ट फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया डेट फंड्स के डिफरेंट टाइप्स बताया, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि इन कैटेगरीज के सिमिलर होते हैं या बहुत कम फर्क होता है, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया। बट ये सब कैटेगरीज के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हो और आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है डेट म्यूचुअल फंड में, तो आप एक अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो कि जैसे कि कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में डाल सकते हो जो कि पैसा आपको कुछ टाइम में चाहिए, और कुछ पैसा आप लॉन्गर ड्यूरेशन वाले में डाल सकते हो जो पैसा आपको बहुत टाइम बाद चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ पैसा आप अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों, ये तो बात थी डेट म्यूचुअल फंड की। अब आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन इसमें हम अपना ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स को कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उतने इंपॉर्टेंट डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। और कई बार हम अपनी जल्दबाजी की वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो कभी भी सही से डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता और हमें अच्छी रिटर्न नहीं मिलती। चलिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी होते हैं और हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, हम सब वैसे तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम लोग अपना पैसा गंवा देते हैं जब भी वो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें सही से पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे से परफॉर्म करेगी, और हम सही टाइम पे एंटर नहीं कर पाते और सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, जिसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड पिक्चर में आते हैं, जो हमारे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे और हमें ज़्यादातर अच्छी रिटर्न बना के देते हैं। अब दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज जो कि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो अपने दिमाग में सोचिए, तो सबसे पहला आपके दिमाग में एग्जांपल आएगा रिलायंस, TCS, इन्फोसिस। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज, जो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बहुत कम है और जो आपको रिटर्न भी ठीक ठाक दे देती हैं। दोस्तों, अगर मैं रिस्क की बात करूं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कम होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड किन के लिए सही होते हैं। तो दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस रूल को हमेशा फॉलो करना कि कभी भी अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है, चाहे वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स हमेशा से वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको बीच में पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो हो सकता है कि आप उस साइकिल पे हों जहाँ पे आपको लॉस मिल रहा हो या आपको बहुत अच्छी रिटर्न नहीं मिल रही हो। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 5 साल या 5 साल के लिए ज़्यादा पे करेंगे तो हमेशा आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की।
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी कंपनीज तो बहुत सी होती हैं, उनमें से कौन सी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये फंड मैनेजर ऐसी छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनमें बड़ी बनने की ज़्यादा पोटेंशियल होती है, और अगर ये कंपनीज आने वाले टाइम में बड़ी कंपनीज बनती हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। और बहुत बार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म भी कर देते हैं, अगर फंड मैनेजर ने सही टाइम पे सही कंपनीज को चूज़ किया होगा तो। अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे रिस्क एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पे फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ना तो छोटी होती हैं और ना ही बहुत बड़ी होती हैं। वो मिडल ऑफ द होराइजन होती हैं, जो अभी बड़ी हो रही हैं और आने वाले टाइम में और बड़ी हो सकती हैं। ऐसी कंपनीज में भी आपको कई बार अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जो काफ़ी बार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिर से आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क को जानें, फिर इनमें से चूज़ करें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, एक स्मॉल कैप होता है और एक मिड कैप होता है। एज ए इन्वेस्टर मेरा मन कर रहा है कि मुझे तीनों में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ? तो क्या मुझे तीनों अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज़ करने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसे केस में भी एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो तीनों कैटेगरीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने ईएम का कुछ पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि आपके पैसे को तीनों कैटेगरीज का एक्सपोजर मिल जाता है, और कई बार अगर एक सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो दूसरा सेक्टर उसको काउंटर बैलेंस कर देता है। तो दोस्तों, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के केस में रिस्क भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि आपके पास तीनों बकेट से कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड होता है।